नमस्कार। मैं प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। अभी तक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल हमारा चर्चा का विषय रहा है। आज का हमारा जो बिंदु है, डिस्कशन का पॉइंट है, वो है आर्थिक क्रियाकलाप। अब हम आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में जब बात करें तो सर्वप्रथम उसका मीनिंग समझ लेना नितांत आवश्यक है। उसके अभिप्राय को हम समझें तो ये वास्तव में आर्थिक क्रियाकलाप हम कहते किसे हैं। तो मनुष्य जो इस विश्व में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि निश्चल जो निरंतर सक्रिय बना रहता है। वो पर्यावरण में किसी न किसी तरह का क्रियाकलाप करता ही रहता है। पर्यावरण से वो जल और वायु की आपूर्ति तो कर ही लेता है जो स्वतः उसे प्राप्त हो जाती है, लेकिन भोजन की आपूर्ति के साथ साथ, क्योंकि मनुष्य को अपने प्रयास से भोजन प्राप्त करना होता है, तो भोजन आपूर्ति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अपने आसपास के पर्यावरण में निरंतर सक्रिय बना रहता है। तो उसकी वातावरण में यह सक्रियता ही आर्थिक क्रियाकलाप के नाम से संबोधित की जाती है। अब क्योंकि मनुष्य का जो अस्तित्व है उसकी वातावरण के बिना अपूर्ण है, मतलब ये कि मनुष्य अपने वातावरण को निरंतर प्रभावित भी करता रहता है, साथ ही साथ उसे प्रभावित भी होता रहता है। यानी कि मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता जो है यह उसकी लालसा की पूर्ति, मतलब उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं, केवल आवश्यकता ही नहीं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी उसके समीप के वातावरण में अनेकों प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं उनका उपयोग करके ही वो संभव करता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण से जो संबंध है वो अटूट है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि जो आर्थिक क्रियाकलाप हमने जो आर्थिक भूगोल के तहत इस शब्दावली का प्रयोग किया, तो इससे अभिप्राय निकला कि मनुष्य का अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करने वाले किए गए जो कार्य हैं। अब ये जो कार्य हैं ये वातावरण में निहित जितने भी तत्व, दशाएं जो हैं उन्हीं से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो अब इन संसाधनों का उपयोग मनुष्य करता अपने क्रियाकलाप को बताने के लिए संसाधन का उपयोग किन रूपों में करता है, तो इसे हम दो वर्गों में रख सकते हैं। एक तो है प्राकृतिक रूप में ही संसाधनों का उपयोग करना, और दूसरा है इन्हीं संसाधनों को जैसे वो प्रकृति में व्याप्त हैं वैसे ही केवल उनका उपयोग नहीं करता है, अपितु उनमें परिवर्तन भी करने की वो क्षमता रखता है। अब इस संसाधन परिवर्तन को, जैसा कि हमने इसमें जो कुंजी आरेख दिया गया है, जो दिखाया गया है इसमें, तो उसमें ये इसका पुनः उपविभाजन करेंगे हम। संसाधनों को परिवर्तन द्वारा वो उपयोग में क्यों लाता है, तो उसके दो कारण हैं। विनिर्माण हेतु, यानी कि उनको उद्योग उसमें कोई उसमें वैल्यू ऐड करे, उसका कोई प्रोसेसेस किसी प्रक्रिया के तहत उन्हें गुजारे संसाधन को, तो उसको हम लेंगे विनिर्माण हेतु। दूसरा है विकास हेतु, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति में होता है कि जैसा वो है वो निश्चल नहीं रह सकता है, वो निरंतर सक्रिय रहता है और निरंतर समय के साथ साथ विकास की ओर अग्रसर भी रहता है। तो ये संसाधन उपयोग का हमने वर्गीकरण इस तरह से स्पष्ट किया। एक तो ये कि प्राकृतिक रूप में उनका उपयोग, और दूसरा परिवर्तन के द्वारा। और परिवर्तन के कारण क्या हैं कि विनिर्माण और विकास। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने प्राकृतिक उपयोग और विनिर्माण हेतु जो किया, इन दोनों को हम स्पष्ट कर लेते हैं। और अब ये संसाधन का प्राकृतिक उपयोग, तो ये है कि मनुष्य के चारों तरफ जो भी प्राकृतिक तत्व हैं जिन्हें वो अपने प्रयासों से, अपने सतत क्रिया से संसाधन का रूप प्रदान करता है, तो उन्हें वो किस तरह से प्रकृति में जिस तरह से वो व्याप्त हैं उन्हीं के अनुरूप उनका उपयोग करता है। अब जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें कि उर्वर मृदा,
जो उसके चारों तरफ छाई हुई मिट्टी है उसकी पोषकता किस तरह की है। अगर वो पोषक है, उसमें आर्द्रता की मात्रा है, उसमें खनिज उपलब्ध हैं और उसमें जो सूक्ष्म प्राणी भी हैं, तो चूँकि उस मृदा को उर्वरता प्रदान करते हैं। यदि मृदा उर्वर है तो मनुष्य का कार्य बन जाता है कि वो कृषि करे उसमें। तो ये एक आर्थिक क्रियाकलाप होगा कि किस तरह से उसने प्रकृति में जिस तरह से मिट्टी व्याप्त थी उसी तरह से उसका उपयोग किया। दूसरा, वन उपज। अब उसके चारों तरफ जो वन वानस्पतिक उपज होती है उससे वो क्या करता है, किस तरह से उसका प्राकृतिक उपयोग करता है। उनसे काष्ठ लकड़ी प्राप्त कर लेता है या वनों में पाई जाने वाली औषधियाँ हैं उन्हें प्राप्त कर लेता है। अब तीसरा हम ये लें कि जलचर के जो जल के प्राणी हैं तो उनका जो उपभोग प्राकृतिक तौर पर मनुष्य अपने भोजन की आपूर्ति के लिए भी करता है। अब जो जीव जंतु हैं, धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतु, तो उन पर क्या है, यदि वो वन्य प्राणी हैं तो स्वाभाविक है उसका जो आर्थिक क्रियाकलाप होगा वो आखेट का हो जाता है और ये सामान्यतः आदिम वाले क्षेत्रों में आखेट देखने को मिलता है। अब जो जीव जंतु हैं जो उसके शहर में, उसके आसपास में, उसके आवास के क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, तो या तो वो उनको भोजन के रूप में प्राप्त कर लेता है, उनका मांसाहार ले लेता है उनसे, या फिर उनके माध्यम से कृषि का कार्य करता है, डेयरी उत्पाद प्राप्त कर लेता है, या फिर उन्हें वजन ढोने के काम में, मतलब वाहन के तौर पर उन्हें उपयोग में ले लेता है। तो इसी तरह से जीव जंतु जो है उनका प्राकृतिक तरीके से कैसे मनुष्य उपयोग करता है। फिर एक और महत्वपूर्ण पक्ष कि भूमिगत जो धरातल का आंतरिक स्वरूप है, भूगर्भ जो है, तो मनुष्य भूगर्भ में खनन करके, उसे खोद करके और उसके भीतर जो भूगर्भीय हिस्से में पाए जाने वाले खनिज हैं उन्हें भी प्राप्त कर लेता है। तो चाहे वो खनिज धात्विक हैं, अधात्विक हैं या आणविक है जिनसे वो ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ये बाद की बात है ऊर्जा की। तो कहने का अभिप्राय ये था, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में जैसे व्याप्त हैं, मनुष्य उन्हें उसी प्रकार से उसी रूप में उनका उपयोग करता है। तो एक बात तो ये हुई संसाधन का प्राकृतिक उपयोग। अब हम ले लेते हैं परिवर्तन द्वारा संसाधनों का उपयोग। तो मनुष्य क्योंकि निरंतर गतिशील है, बुद्धिजीवी है, अपने विवेक का प्रयोग कर लेता है, उसमें कौतूहल बना रहता है किसी किसी तरह का परिवर्तन करते रहना, तो मतलब कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उसकी बुद्धि में वो सोचने समझने की क्षमता होती है, व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो उस लिहाज से जो प्रकृति में व्याप्त विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, वो केवल उन्हें जिस रूप में है उसी तरीके से उपयोग में नहीं लाता है, बल्कि उनमें परिवर्तन भी कर देता है, मतलब उनमें मूल्य वृद्धि कर देता है। तो अब हम ये कहें कि परिवर्तन जो करता है वो संसाधनों का, तो उसका उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को हम दो वर्गों में रख देते हैं, विनिर्माण या विकास। विनिर्माण से अभिप्राय, अब हम दोनों को हम स्पष्ट कर लेते हैं। विनिर्माण से अभिप्राय है कि जो भी तत्व उसे प्रकृति से प्राप्त हुए थे वो अपने बुद्धि के माध्यम से, अपनी प्राविधि का इस्तेमाल करते हुए, कोई तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए उसके मूल्य में वृद्धि कर देता है और उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देता है। तो विनिर्माण में जितने भी जो भी हमने जल, वन, कृषि, जीव जंतु, खनिज, इनके बारे में बात कही, तो वो उसको प्राकृतिक तौर में वैसे के वैसे भी इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ में वो उन पर आधारित कई सारे उद्योग भी बना लेता है। तो ये औद्योगिक कार्य को हम विनिर्माण की श्रेणी में लेते हैं। अब बात करते हैं विकास की, कि मनुष्य निरंतर समय के साथ साथ देखता है उसके बौद्धिक जो उसकी सोचने समझने की क्षमता है, उसमें जो चातुर्य है, उसके हिसाब से मनुष्य अपनी क्षमताओं में क्षमता के प्रभाव से, मतलब अपनी बौद्धिक क्षमता को काम में लेते हुए वो अनेकों तरह के और भी परिवर्तन करता है, उन संसाधनों को एक नया रूप देता है। उन संसाधनों को नया रूप देने के प्रतिफल में जो उसके विकास के जो स्वरूप उभर करके आते हैं उन्हें हम ले सकते हैं वाणिज्य जैसी गतिविधियां, व्यापार वाली जो हैं, फिर संचार,
संचार की बातें हो गई, फिर परिवहन के साधन हैं और प्राविधि। ये स्वाभाविक है कि विकास जो मनुष्य करता है उसका मूल आधार तो प्राविधि है, तकनीकी है। तो ये जो हमने बोला कि संसाधनों का परिवर्तन द्वारा उपयोग, ये जो हमने उपयोग की बात कही, तो परिवर्तन तभी संभव है जब मनुष्य ने तकनीकी विकास किया हो, जिसके माध्यम से विनिर्माण अगर ये बना है तो उसने उद्योगों की स्थापना अनेकों मशीनों के आधार पर की, बहुत सारी मशीनों के माध्यम से जो संसाधन उसे प्रकृति में उपलब्ध थे उनको एक बिल्कुल नवीन रूप दे दिया, और जिससे उसका जीवन सुगम और सफल होने लगा है। और यही बात कि मनुष्य विकास की दौड़ में उसकी वापस से हम यही बात करेंगे कि तकनीकी ही हमेशा उसके लिए सहायक रही है। तो अभी तक हमने बात करा आज का जो हमारे चर्चा का बिंदु रहा था आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, तो उसमें यही है कि ये जो क्रियाकलाप हैं उसकी सक्रियता है जो उसकी वातावरण से संबंधित है, और वातावरण में ये जो तत्व उसे प्राप्त हो रहे हैं उनका उपयोग किस तरह से किया जाता है, इसके विषय में आज हमने चर्चा की। अब हम अगली बार में एक अन्य चर्चा का विषय लेंगे। धन्यवाद।